देश दुनिया तक पहुंचाने वाले जो हमारे मीडिया के साथी हैं, वो उनको नहीं लगता कि आदिवासियों की आवाज को भी देश दुनिया के कोनों में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ मीडिया के साथी आए हुए हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन आदिवासियों के आवाज को, इनके हकों को जहां तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश करिए। इससे जाहिर होता है कि इस देश में आदिवासियों की आवाज को कोई आगे नहीं ले जाना चाहता है, उसको दिल्ली तक, देश दुनिया तक कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। और जब हम देश का 72वां गणतंत्र मना रहे हैं तो ये गणतंत्र कोई नया नहीं है। और मैं अपनी बात बाबा साहब के उस मूल मंत्र से शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल मंत्र दिया है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए। वो मूल मंत्र क्या है? अगर आप उसको अपने जीवन में उतार लिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वो मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये मूल मंत्र की कमी है आज हमारे समाज में, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो। शिक्षित नहीं है, इसलिए आपको अपना इतिहास नहीं पता है। मैं आदिवासी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, अपना इतिहास पढ़ो। तुम्हारा इतिहास दुनिया में सबसे पुराना इतिहास है। तुम्हारा इतिहास दुनिया का सबसे गौरवशाली इतिहास है। तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। और उन्हीं संस्कृति के चंद पन्ने में आपको लेकर आया हूं आपके बीच। ये आपका इतिहास जिसकी वकालत हमारे आदि पुरखे जयपाल सिंह मुंडा ने 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की डिबेट में आदरणीय नेहरू जी के जवाब में कह रहे हैं। और उन्होंने पहली बार इस देश का गणतंत्र क्या होगा, जब इस देश में गणतंत्र की नींव रखी जा रही थी, जब इस देश में लोकतंत्र की अवधारणा रखी जा रही है, जब इस देश में यह तय किया जा रहा था संविधान में कि हमारा भारतवर्ष कैसे होगा, उसका स्वरूप कैसे होगा, वो गणतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, समाजवादी होगा, सेकुलर होगा, उसके देश के नागरिकों का क्या क्या अधिकार होगा। जब इस पर बहस चल रही थी, उसी बहस में हमारे आदिवासी पुरखे जयपाल सिंह मुंडा, मारंग गोडके के नाम से जिनको पूरे दुनिया में जाना जाता है, जो भारत में पहला स्वर्ण पदक हॉकी में लाने वाले हमारे वीर जयपाल सिंह मुंडा, उनके इतिहास को भुला दिया गया। इसलिए मैं बार बार अपने आदिवासी नौजवानों से कहता हूं, मेरे दोस्तों, अपना आदिवासी इतिहास पढ़ो। इतिहास पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि देश में पहला आदिवासी है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी। आपको किसी भी इतिहास के किताब में बात नहीं मालूम होगी कि जब कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, जब हम गुलाम थे, इस गुलामी से निजात पाने के लिए, इस गुलामी के खिलाफ पहला आवाज, पहला विद्रोह किसी ने किया तो हमारे पुरखे तिलका मांझी ने किया। 1750 में जब कोई देश में आजादी का आंदोलन नहीं चल रहा था, कोई आजादी नहीं मांग रहा था, तब तिलका मांझी ने झारखंड में पहाड़िया आंदोलन, जबरा पहाड़िया का आंदोलन से इतिहास में जाना जाता है। लेकिन इतिहास की किताबों में मेरे नौजवानों आपको पढ़ने के नहीं मिलेगा, आपको एनसीईआरटी के किताब में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको गुजरात के किताबों में भी यह बताया जाएगा कि देश की आजादी के लिए पहला विद्रोह 1957 में मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे जब पैदा नहीं हुआ था, उससे 200 साल पहले आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के सामंतों के खिलाफ पहला विद्रोह किया गया और इतिहास में उसको आजादी की पहली लड़ाई बोली गई। लेकिन इस इतिहास को गायब कर दिया गया, और जिसके इतिहास को गायब कर दिया जाता है उसका समाज को भी गायब कर दिया जाता है। इसीलिए आज धीरे 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 आदिवासियों की भी संस्कृति, आदिवासियों का समाज, आदिवासियों की कल्चर, आदिवासियों को विश्वास और आदिवासियों को देवी देवता कुल देवी है, उनको भी खत्म किया जा रहा है। इसलिए आप अपना इतिहास पढ़ो। और उसी इतिहास में जब हमारे गुजरात से हमारे आदिवासी नौजवान और हम सब उस आंदोलन के, केवड़िया बचाओ आंदोलन के साथी हैं, हम दिल्ली से आपके समर्थन में आए हुए हैं कि आदिवासी बचेगा तभी
तभी ये दुनिया बचेगी, तभी ये दुनिया बचेगी। और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज आदिवासी नौजवान पढ़ेगा तो समझ पाएगा कि यूनाइटेड नेशन में, विश्व के संगठन में, संयुक्त राष्ट्र में ये आवाज उठ रही है। दुनिया के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, दुनिया के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर आदिवासी नहीं बचेगा तो ये दुनिया ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। रिसर्च आ गए हैं और हम लोग चूंकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोगों को जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ने का मौका मिल गया है, इसलिए जब हम रिसर्च करते हैं तो आज विश्व संगठनों द्वारा आदिवासियों को बचाने के लिए पूरे दुनिया में फंड दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आदिवासी बचेगा तो देश का जंगल बचेगा, आदिवासी बचेगा तो देश की जमीनें बचेगी, आदिवासी बचेगा तो पीने का पानी मिलेगा और सूंघने की हवा मिलेगी। ये इतिहास आपको नहीं पता होगा। जब आप शिक्षित बनोगे तो आप अपना इतिहास जानोगे, और जब आप संगठित रहोगे तो कोई भी शासन, कोई भी निजाम, जिस तरीके से केवड़िया में आपको बेदखल किया गया, 121 गांव के आदिवासियों को उजाड़ दिया गया, उनके इतिहास से हटा दिया गया है, उस विनाश के खिलाफ आप संगठित होकर के लड़ पाएंगे। जब तक शिक्षित नहीं बनिएगा संगठित नहीं होगा। और हम सब की ये बार बार हमारे आदरणीय छोटू भाई वसावा, महेश भाई, कल रात हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम संगठित हो गए तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, यही कमी है। और हमें पूरे जिले में, पूरे गांव में अपनी एकता और अपनी आवाज को बुलंद करना था। और मैं कह रहा हूं कि केवड़िया का जो विस्थापन है, पहला विस्थापन नहीं है। यह विस्थापन मैं आपको इतिहास में बताऊंगा। सबसे पहला विस्थापन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ 6000 साल पहले। 6000 साल पहले ये बात जयपाल सिंह मिंडा पार्लियामेंट जब जो है संविधान बन रहा था, उस समय कह रहे थे। मैं उनकी चंद लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। गत 6000 वर्षों से हमारी सबसे ज्यादा अवहेलना की गई है, हमारे साथ अनादरपूर्ण व्यवहार किया गया है, हमारा शोषण किया गया है। हम सिंधु घाटी के इतिहास को, और सिंधु घाटी इतिहास का एक बच्चा जयपाल सिंह मुंडा जो मैं बोल रहा है संविधान सभा में, यह स्पष्ट बतलाता हूं कि आप लोग विदेशी हैं, आप लोग बाहर से आए हुए हैं और आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आप इस हमारे धरती पर जबरन घुस के आए हैं। ये बात साफ समय के संविधान में बोली जा रही है। और वो बात इसी से कहते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जंगलों की तरफ खदेड़ा गया है। पहला विस्थापन 6000 साल पूरा आदिवासियों का हुआ है। ये इतिहास आप लोग जानिए, और जब तक इतिहास नहीं जानोगे आप अपने पुरखों का संघर्ष, उन्होंने जो खून बहाया है, उन्होंने जो शहादत दी है, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां इस देश को बचाने के लिए दी है, आप समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए जो विस्थापन केवड़िया की जो लड़ाई है वो नई लड़ाई नहीं है। और ये सब जानते हैं कि आदिवासी आज आपस में बटे हुए हैं, और आदिवासियों में जाति व्यवस्था नहीं है। ये जाति व्यवस्था किसी ने लाई है तो बाहर के लोगों ने लाया है, आर्यों ने लाया, जो इस देश के नहीं विदेशी लोग हैं। और इनकी क्या पहचान है? इनकी एक ही पहचान मैं बताना चाहता हूँ। आज सारी पहचानें मिल गई हैं, लेकिन एक पहचान आर्यों की अभी बची है, जिनको आप 2 चुटकी में पहचान लेंगे। दुनिया में, इस देश में कोई भी समुदाय, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, वो जनेऊ नहीं पहनता है। वो पीठ पे धागा होता है। इन्होंने अपने आप को कैसे अलग किया है कि जब पेशाब भी करते हैं तो कान में जनेऊ टांग के करते हैं। इनकी पेशाब भी बिना धागे से नहीं उतरती है। ये इनकी पहली मूल पहचान है। कोई भी ना आदिवासी जनेऊ पहनता है, ना जो है दलित जनेऊ पहनता है, ना ओबीसी के लोग जनेऊ पहनते हैं, ना ही मुसलमान लोग जनेऊ पहनते हैं। तो एक जो जनेऊ वाला धागा है, किसी में देखो तो समझो ये देश का नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सारी पहचान खत्म हो गई है, सब लोग मिक्स हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आर्यों की एक पहचान अभी भी बची है। उससे आप पता लगा सकते हो कि देश के जो विदेशी हैं वो कौन है। बनिया भी जनेऊ पहनता है, जैनी भी जनेऊ पहनता है, कुछ पाटीदार भी पहनने लगे, ये भी पहनते हैं। लेकिन पाटीदार जो है वो धीरे धीरे इनके बहकावे में आकर के पहनने लगे। पाटीदार को जनेऊ पहनने का हक नहीं है, दलित को, आदिवासी को पहनने का हक नहीं है। सिर्फ आर्यों की पहचान है, और यही उनकी मूल पहचान है। अगर कान पे जनेऊ चढ़ा कर कोई मूत रहा है तो इस देश का आदमी नहीं है, वो इसका नहीं है। क्योंकि अगर इस देश का होता, इस देश को
के संस्कृति हमने अभी पूजा किया, ऐसी पूजा ऐसी संस्कृति हम उनकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। ये हजारों साल लाखों साल की संस्कृति है। हम इस देश के पत्तों से, फूलों से, पहाड़ों से अपना इतिहास टटोलते हैं। और जब आदिवासियों से झारखंड में बोला गया कि ये जमीनें तुम्हारी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कागज नहीं है, तो आदिवासियों ने क्या कहा? पत्थर उठाया और पत्थर पे लिखा के दे दिया, जिसको पत्थलगड़ी आंदोलन। मेरे बुजुर्गों सुनना, पत्थलगड़ी आंदोलन। उन्होंने कहा कि मेरा किताब अब कागजों में नहीं मिलेगा, क्योंकि कागज तो बहुत बाद में आया है, कागज तो अंग्रेज लेकर आए, कागज तो छापा खाना जब खुला 17वीं सदी में तब आया है। जब कागज इस देश में नहीं था तो क्या इतिहास नहीं था क्या? जब इस देश में कागज नहीं था तो क्या लोग लिखते नहीं थे क्या? मेरे पत्थरों को उठा कर देख लो, अशोक के शिलालेखों को उठा कर देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेखों को उठा कर देख लो, और सिंधु घाटी सभ्यता जो अभ्रंश उसके ईंटों को उठा कर देख लो। वो ईंट हमारा इतिहास है, वो पत्थर हमारा इतिहास है। उसी पत्थरों पे हमारा इतिहास लिखा है, जो हमारा हजारों साल का इतिहास है। इसलिए तुम्हें कागज नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पत्थर दिखा सकता हूं, और पत्थर ही हमारी निशानी है। और इसलिए आपको हाथ में पत्थर लेकर चलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसी पत्थरों से, इसी पेड़ों में, इसी पेड़ के जड़ों में हमारा इतिहास छुपा हुआ है। अगर तुमको पढ़ना आना है, अगर पत्थरों को तुम पढ़ना चाहते हो, अगर पत्थर कितने पुराने हैं इसका इतिहास तुम्हें मालूम है, तो तुम्हें जो है आदिवासियों से पूछना पड़ेगा कौन सा पत्थर पूजनीय है, किस पेड़ में कौन सी औषधि पाई जाती है, कौन से पेड़ से कौन दवा बनती है, ये कोई वैद्य नहीं बताएगा। ये आदिवासी जिन्होंने उस ज्ञान को, उस परंपरा को हजारों साल से बचा के रखा है, ये कोई और नहीं, उससे बड़ा चिकित्सक कोई नहीं है, आदिवासियों से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, और आदिवासियों से बड़ा कृषि वैज्ञानिक कोई नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी हैं जिन्होंने पहाड़ों पर भी खेती करने का आविष्कार किया, ढलानदार खेतों को पहाड़ों के अंदर उन्होंने धान उपजाया। इसीलिए हम लोगों ने पूजा करते समय धान के बीज अर्पण किए, धान के बीज अर्पण किए, क्योंकि वो धान बहुत मुश्किल से हमने पहाड़ों को जोत करके उसका सीना चीर करके उपजाया है। हमको उस पहाड़ में, उस बीज में हमारा संघर्ष दिखता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग एक चीज और, आदिवासी संस्कृति पर आज विश्वविद्यालयों में बहुत रिसर्च हो रहा है, और तरह तरह से, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इतिहास के पन्नों से आपको गायब कर दिया गया, आपका इतिहास किसी भी इतिहास के लेखकों में नहीं मिलेगा, उसी तरह से आपके इतिहास को भी गायब कर दिया जाएगा। और इस इतिहास के गायब करने में एक चीज और, जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं उसकी बड़ी भूमिका है। और आदिवासी महिलाओं के बारे में जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की डिबेट में ये मैं कह रहा हूं, और मैं लिख के ले आया हूं कि इस देश के आदिवासियों को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के गणतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का सवाल अगर किसी ने पहली बार इतिहास में उठाया है तो जयपाल सिंह मुंडा ने उठाया है। उन्होंने कहा कि जब इस संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, उसमें फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, तो मैं पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं जो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा है कि मैं देखता हूं कि किसी न किसी कारण से मौलिक अधिकार की समिति बन रही है, और इस समिति में हम आप देख रहे हैं कि कोई भी आदिवासी कबीले से महिला नहीं। तो पहली बार एक महिला पुरुष के बराबरी वाला समाज, महिला पुरुष के एकता वाला समाज, कि हम सब में बराबरी है, हमारी में एकता है। इसलिए जब हम आज गणतंत्र की बात कर रहे हैं, तो गणतंत्र किसी ने पहली बार सपना देखा तो इस देश के मूल निवासियों ने देखा। और यह गणतंत्र कोई नया नहीं है, 70 साल 72 साल हो गया गणतंत्र को उत्सव मनाते हुए, लेकिन इस गणतंत्र को बीच में आर्यों ने खत्म किया है, इस देश के लोकतंत्र को आर्यों ने खत्म किया है। इस गणतंत्र के पहली नींव रखने वाले इस देश के मूल निवासी हैं। और इस हजारों साल में जब गणतंत्र खत्म हुआ, तो जब संविधान में ये बात चल रही थी कि गणतंत्र का पहला उल्लेख कहाँ किया गया, तो बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। इसलिए जब आज गणतंत्र हम स्वीकार कर रहे हैं, तो हम अपने 6000 साल पुराने गणतंत्र की अवधारणा को, गणतंत्र की नींव को रखने की अपने विरासत को याद कर रहे हैं, क्योंकि वही गणतंत्र से संविधान में गणतंत्र शब्द आया है।
अगर हम गणतंत्र की आविष्कार नहीं किए होते तो संविधान में आज शब्द नहीं होता। इसलिए केवड़िया का जो आंदोलन है उसमें एक नया टर्म, मैं बार बार कह रहा हूं, जब पहली बार इस देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ के जो जमींदार थे, जमींदारों से, चूंकि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको पेपर पे अंगूठा लगवा लिया जाता था और अंगूठा लगा करके उनके जमीनों को पट्टा कर दिया गया, उनके जमीनों पर कब्जा जमा लिया गया। और यही रीति आज संविधान में संशोधन करके, नीति में परिवर्तन करके, और जो संविधान सभा में आदिवासियों का हक दिया गया अनुसूची 5 का, जो पेशा कानून है, अभी हमारे साथी ने बोला कि पेशा कानून डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के संघर्षों से आया है। पेशा कानून जो वन अधिकार कानून है, एक्ट है 2006 में, वो हमारे संघर्षों था, जिसमें किसी भी आदिवासी पंचायत के सहमति के बिना वहां कोई काम नहीं हो सकता है। आज कृषि कानून से केवड़िया का जो आंदोलन है, इसी पन्नों में तब्दीली करके हमें इतिहास से बेदखल किया जा रहा है। आज विधानसभा में हमारी ताकत होती, आज विधानसभा में आदिवासी विधायक होते, हमारी पार्टी होती, ये कानून पास नहीं होता। बोलिए, अगर आदिवासी विधायक होता गुजरात के विधानसभा में, देश की संसद में, तो कानून नहीं पास होता। क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, इसीलिए वो बैठे बैठे कानून पास कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर अपने जमीनों से, अपने घरों से बेदखल हो जा रहे हैं। और इको सेंसिटिव जोन, अब इको सेंसिटिव जोन क्या है इसको समझ लीजिए। वो आज संस्कृति जो एको बनता है, पर्यावरण बनता है, पर्यावरण बनाने के लिए चींटी, भालू, बंदर, सांप, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पशु पक्षी, पेड़, इस सब को मिला करके हमारा जो पर्यावरण बनता है, और इसके साथ रहने की जो संस्कृति है वो पर्यावरण संस्कृति है। करोड़ों साल से, हजारों साल से इसी जंगल जमीन का एक हिस्सा रहा है आदिवासी, उसको हटा करके कौन सी संस्कृति, कौन सा इको सेंसिटिव जोन बता रहे हो? जिस तरीके से एक पेड़ कटता है तो उस पेड़ से चिड़िए का घोंसला उजड़ जाता है, उस पेड़ से चींटियों का घोंसला उजड़ जाता है, उस पेड़ से जो लाल मटा होता है उसका घोंसला उड़ जाता है। तो एक पेड़ काटने से करोड़ों जीव जो उस पेड़ पे आश्रित है, वो उसकी संस्कृति, उसका घर उजड़ जाता है। इसी तरह से एक केवड़िया प्रोजेक्ट से सैकड़ों आदिवासियों की संस्कृति, उनका हजारों साल का इतिहास उजड़ जाता है। इसलिए ये जो केवड़िया का आंदोलन है, जिसके समर्थन में हम आज यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों को सलाम करने आए हैं कि इस केवड़िया को बचाना, देश की जल जंगल जमीन को बचाना, इस देश दुनिया को बचाना है। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, क्रांतिकारी हुल जोहार पेश करता हूँ कि आपने इस संस्कृति को, इस आंदोलन को जिंदा रखा है। और ये जिंदा आंदोलन जब तक संघर्ष, मैंने फिर अंबेडकर की बात, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करोगे तो तुम्हारा इतिहास स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। और आज पूरे गांव-गांव में आदिवासियों को एकजुट होकर के अपने जंगल को, जमीन को बचाने की जरूरत है, उनको रखवाली करने की जरूरत है। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे, आपका संघर्ष कमजोर रहेगा। कोई यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी बना के चला जाएगा, कोई होटल खोल के चला जाएगा, कोई आपको हटा के चला जाएगा, सिर्फ क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। इसलिए संगठित होने के लिए आज गांव-गांव में बीटीपी को खड़ी करने की जरूरत है। गांव-गांव मोहल्ले में बीटीएस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जरूरत है। हमें आपसी मतभेद को भुलाने की जरूरत है। हमें आपस में जो हमारा भेद है उसको मिटा करके एक दूसरे भाई से, बहन से, माताओं, बुजुर्गों को साथ आकर के अपनी ताकत गुजरात में ले आना है। बीटीपी को मजबूत करना है, बीटीएस को मजबूत करना है, अपना दल बनाना है, ताकि विधानसभा में ज्यादा जब हमारे लोग पहुंच के जाएं तो कोई भी ऐसा काला कानून जो हमारी संस्कृति को उजाड़ता है, हमारे कल्चर को उजाड़ता है, हमारे इतिहास से बेदखल करता है, उसको हम रोक पाए। और उस लोकतंत्र है, संविधान है, वो सारी आपकी ताकत संविधान में है। वो लोग संविधान में छेड़छाड़ करके आपको हटा रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाना है तो आपको विधानसभा में जाना पड़ेगा। आप विधानसभा में नहीं जाओगे, आप संसद में नहीं जाओगे, हमारी माताएं वहां नहीं जाएंगी, तो माताओं का दुख दर्द संसद में कोई कहने वाला नहीं। विधानसभा में इनके संघर्ष को, इनके इतिहास को, इनकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है।
आज 2 विधायक हैं, कल हमारे 70 विधायक होंगे, 80 विधायक होंगे, कोई कानून गुजरात में पास नहीं हो सकता। इस बात की उम्मीद लेकर के, इस बात का संकल्प आपसे हम चाहते हैं कि आज इस सम्मेलन में जब आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो बात मान लीजिए कि अब संविधान से देश चल रहा है और संविधान में लोकतंत्र से देश चलता है, लोकतंत्र में नेता विधायक चुनने से देश चलता है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग विधानसभा में भेजिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने जन संगठन को मजबूत करिए, स्वयं सेवकों का जो इतनी भीड़ में, इतनी धूप में यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सुन रहे हैं, अपनी संस्कृति को याद कर रहे हैं, तो मैं अपने संस्कृति के चंद पन्नों में जो आपका संघर्ष छुपा हुआ है उस संघर्षों को याद करते हुए हम अपने आदिवासी पुरखा जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, सिद्धो कान्हो और छत्तीसगढ़ के हमारे वीर लड़ाका गुंडा धुर को याद करते हुए, तमाम हमारे आदिवासी नायकों और वीर धुरंधरों को याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। हम महेश भाई को और पूरे तमाम यहाँ पर मंच आसीन नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया और अपने बंधुओं को जोहार पेश करते हैं, माताओं को कि आपने हमें सुना। आपको आदिवासी सलाम, आपको हुल जोहार कि आप हमें जो है इस लायक समझे। शुक्रिया।